Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all in lecture number 19 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM 705. Students, in our last lecture, we studied about assignment units. Then we discussed about accrual at fixed cost. Students, we discussed that when you will be assigning the material resource to any activity, at that time you have to tell the unit. If you will select one per day, it will be shown concatenated with the material label which you have mentioned in your resource sheet. So if it was steel and you mention material label as ton, and when you will select one per day, that means 1 ton per day. And if you want that whole this activity will consume only 3 tons of steel, then just mention 3 tons, that's it. So this is how you will be assigning the assignment units. After that we discussed about accrual at fixed cost. We discussed that the fixed cost, which is not the variable cost, which is different from the resources cost, like our bid money, we can select the default payment method for that specific type of cost as well. We may select the default method and then we can change it for some specific type of cost. Then we discussed about effort driven scheduling, and here we discussed that the effort driven scheduling means that the work is calculated based on the units and the duration of the activity, and if unit is then revised, the effect comes on the duration rather than on the work, because it knows that this much of quantum work is required from this much resources. So the affected parameter is the duration. So यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारा ड्यूरेशन चेंज होता है जब हम लोग रिसोर्सेज को रीवर्क करते हैं. स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हमारी जो चीज़ डिस्कस हुई थी, दैट वाज रिसोर्स एलोकेशन. हमारी रिसोर्स एलोकेशन पे बात हुई थी और हम लोगों ने बड़ी डिटेल से करके देखा कि किस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, किस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, और फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ओवर एलोकेशन जो थी उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी. और हम लोगों ने एक रिसोर्स को 2 एक्टिविटीज़ पे ओवर एलोकेट करके देखा, और हमने देखा जाके कि किस तरह से रिसोर्स शीट पे हमें नज़र आता है कि ये रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है कि नहीं है, किस तरह से टास्क यूजेज व्यू पे नज़र आता है, किस तरह से रिसोर्स ग्राफ पे नज़र आता है, किस तरह से रिसोर्स यूजेज पे नज़र आता है, किस तरह से नॉर्मल टास्क टेबल में आपको इंडिकेटर देता है कि यार ये रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है. और ओवर एलोकेशन को फिर ड्रिलिंग किस तरह से कर सकते हैं उसको भी हमने थोड़ा देखा कि हम एग्जैक्ट लोकेशन तक चले जाएं कि कहाँ पे ओवर एलोकेशन हो रही है. स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है हमारे आउटलाइन में, दे इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट की बात हम लोग करेंगे थोड़ी बहुत कि फिक्स्ड कॉस्ट को किस तरह से ऐड करना है. अभी तक हमने एक्रूअल देखी, अब हमने फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करने के तरीके देखेंगे. क्रिएटिंग एस कर्व, एस कर्व के बारे में बात करेंगे. कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे. कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो कैसे बनाया जाता है, एस कर्व क्या है, एस कर्व किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से रीड किया जाता है, किस तरह से उसको बनाया जाता है. स्टूडेंट्स, देन हम बात करेंगे टेबल्स के बारे में, थोड़ी सी व्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि टेबल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं. ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को ग्रुप किया जा सकता है. एंड देन सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इंफॉर्मेशन की सॉर्टिंग की जा सकती है. फिल्टरिंग को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप कुछ इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर सकते हैं. वर्क कंटूर्स की बातचीत होगी. आज काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं. हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज़ होगी और हम ये चाहेंगे कि हम चीज़ों को कवर अप कर लें आज के लेक्चर में, और अगर हमारे पास टाइम बच गया तो हम लोग कुछ और टॉपिक्स भी इंक्लूड कर लेंगे. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम देखा कि रिसोर्सेज को किस तरह से ओवर एलोकेशन चेक करनी है. अब जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ कि किस तरह से वो ओवर एलोकेशन चेक तो हो गई, मगर उस ओवर एलोकेशन को रिमूव किस तरह से किया जा सकता है, उसको ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है. आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि ओवर एलोकेशन जो थी, ये हमारे पास एक एक्टिविटी थी और ये एक और एक्टिविटी थी.
अगर रिसोर्स ए, अगर रिसोर्स R1, ये जो पैच है इसमें R1 यहाँ पे भी काम कर रहा है और यहाँ पे भी काम कर रहा है, यहाँ भी 100% कर रहा है और यहाँ भी 100% कर रहा है, तो इसका जो कम्युलेटिव टाइम बन जाता है वो बन जाता है 200%। 200% काम इस ड्यूरेशन में कर रहा है वो। सो ये रिसोर्स ओवर एलोकेट हमने कहा हो गया। अब इस रिसोर्स की ओवर एलोकेशन को कैसे रिमूव किया जाएगा? स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कि रिप्लेस रिसोर्स। हम कह दें यार कि यहाँ पे R1 कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम R2 लगा देते हैं। तो हम लोग इस जगह पे R1 कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐसा रिसोर्स देखें जिसकी कैपेबिलिटी हो ये टास्क परफॉर्म करने की, और यहाँ पे R2 लगा दें। इसका रिजल्टेंट 100% होगा, इसका रिजल्टेंट भी 100% होगा। सो क्या होगा कि हमारा रिसोर्स ओवर एलोकेशन रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि चेंज द रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप चेंज कर दें। और रिलेशनशिप कैसे चेंज किया जाएगा? सपोज कीजिए कि ये एक्टिविटीज़ दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रही हैं, और सपोज कीजिए ये जो ड्यूरेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का इट इज़ 2 days, और रिलेशनशिप ये है। रिलेशनशिप जो लगाया गया था कि ये टास्क ए है और ये टास्क बी है, तो हमने जो रिलेशनशिप लगाया था वो लगाया था ए के साथ एस का रिलेशनशिप था, प्लस लीड था -2 days, इट इज -2 days। 2 दिन का हमने लीड क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि इस रिलेशनशिप को मॉडिफाई कर दें। अगर हम सपोज कीजिए कि अगर हम इस रिलेशनशिप को मॉडिफाई करके हम इस तरह से कर दें कि ए के साथ फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप हो जाए और ये जो लीड है ये ख़त्म कर दी जाए, तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा, एक टास्क और दूसरा टास्क उसके ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होगा। ये ए है और ये बी है, तो R1 पहले यहाँ पे काम करेगा, फिर यहाँ पे काम करेगा, रिजल्टेंट R1 का 100% रहेगा। पहले वो एक काम पे फुली फोकस करेगा, जब वो काम ख़त्म हो जाएगा फिर दूसरे काम पे फोकस करेगा। सो उसकी ओवर एलोकेशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, उसकी ओवर एलोकेशन ख़त्म हो जाएगी। सो ये एक और मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म ये था, दूसरा मैकेनिज्म ये आ गया आपका ओवर एलोकेशन ख़त्म करने का। दूसरी चीज़ आ गई, तीसरी चीज़ क्या आ गई? चेंज द परसेंटेज ऑफ एलोकेशन। आप परसेंटेज चेंज कर दें। ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज R1 की भी 100% थी, इसका मतलब है 8 घंटे ये इस एक्टिविटी पे यहाँ पे काम करता है, और यहाँ भी 100% थी, क्योंकि इसका मतलब है कि यहाँ भी 100% और यहाँ भी 100%। इसका मतलब है कि 100% दोनों पे काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये 8 घंटे दोनों एक्टिविटीज़ पे काम कर रहा है। दिस मीन्स कि रिजल्टेंट इसका क्या आ जाएगा? इट इज़ रिजल्टेंट 200%, और 200% तो कैपेसिटी नहीं है। एक बंदा एक दिन में 16 घंटे काम तो नहीं कर सकता। सो ये ओवर एलोकेटेड शो होना शुरू हो गया। अगर हम ये कर दें कि हमारा रिसोर्स इस तरह से था एंड इस तरह से था, तो हम यहाँ पे 50% कर दें और यहाँ भी 50% कर दें, तो कम्युलेटिव कितना आ जाएगा? 100%। हम कहते हैं ठीक है, दोनों काम पैरेलल में ही होने हैं, आप रिलेशनशिप चेंज नहीं कर सकते, रिसोर्स चेंज नहीं कर सकते। चलो ठीक है, नहीं कर सकते यार, फिर क्या करें? आप कहते हैं ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग 4 घंटे इस एक्टिविटी 1 पे काम कर लिया करेगा, 4 घंटे एक्टिविटी 2 पे काम कर लिया करेगा, 4 घंटे एक्टिविटी 1 पे, 4 घंटे एक्टिविटी 2 पे। सो आप लोग इस तरह से भी ओवर एलोकेशन को फिक्स कर सकते हैं। या आप समझते हैं कि 50-50 कर लें, 80-20 कर लें, 60-40 कर लें, कुछ कर लें जिसका रिजल्टेंट 100 आता हो, परसेंटेजेस चेंज कर लें, उनका टाइम रिड्यूस कर लें जितना एक एक्टिविटी को दे रहे हैं, तो आपका ओवर एलोकेशन स्टूडेंट्स रिमूव हो जाएगा, आपका ओवर एलोकेशन फिक्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट जो चीज़ है वो है परफॉर्म ऑटोमेटिक लेवलिंग। स्टूडेंट्स क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको अलाउ करता है कि आप इसे कहें कि खुद ब खुद लेवल कर दो, खुद ब खुद लेवल कर दो। जब आप इसे खुद ब खुद लेवल करने का कहते हैं
तो वो खुद ही कोई चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को पैरेलल करता है, कुछ एक्टिविटीज़ को आगे पीछे करता है और आपका प्लान जो है उसको लेवल कर देता है। मगर स्टूडेंट्स क्या होगा जब वो ऑटोमेटिक लेवलिंग परफॉर्म करेगा, तो उसको देखिए यहाँ पे आप सोच रहे हैं, आपको मैंने 3 तरीके बताए। सबसे पहले रिसोर्स रिप्लेस कर दे, आपके रिसोर्स रिप्लेस करने, आपने कहा यार नहीं, जो टास्क ए है और टास्क बी है ये दोनों ऐसे काम हैं जो कि R1 को ही आते हैं, तो मैं रिसोर्स तो रिप्लेस कर ही नहीं सकता। अब इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस आपके पास इन्वॉल्व है, आपको पता है, आपकी अकल इन्वॉल्व है कि यार मैं R1 और R2 को रिप्लेस नहीं कर सकता। R1 की पास कैपेबिलिटी है ये दोनों काम करने की, इसलिए एक्टिविटी ए भी R1 ने परफॉर्म करनी है, एक्टिविटी बी भी R1 ने परफॉर्म करनी है। ये बात कंप्यूटर को नहीं पता। इसी तरह से जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास वो ये है कि आपने उसे कहा कि रिलेशनशिप चेंज कर दो। जिस तरह हमने यहाँ पे हमने लीड खत्म कर दिया, हो सकता है आप कहें यार कि ये रिलेशनशिप खत्म नहीं करना, बिकॉज वरना डेडलाइन चेंज हो जाएगी, और डेडलाइन आप चेंज नहीं करना चाह रहे। अब ये बात आपको पता है कि यार इसको मैंने रिलेशनशिप चेंज नहीं कर सकता, कोई भी बाइंडिंग हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकती है, आप कैसे कह रहे हो यार कि मैं इसको रिलेशनशिप चेंज नहीं करना, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को तो नहीं पता, वो तो चेंज कर देगा। सो अगर आप ऑटोमेटिक लेवलिंग कहेंगे, आप ना भी करना चाह रहे हो, वो इसको चेंज कर देगा रिलेशनशिप को, और वो लीड खत्म कर देगा। जैसे ही वो लीड खत्म करेगा, डेडलाइन 2 दिन आगे चली जाएगी। और अगर 100 एक्टिविटीज़ थी जो कि ओवर लोकेटेड थी, 100 एक्टिविटीज़ में ओवर लोकेशन का इशू था और सब में 2-2 दिन का गैप उसने डाल दिया, तो प्रोजेक्ट 200 दिन आगे चला जाएगा। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट विल बी डिलेड फॉर 200 डेज। प्रोजेक्ट 200 दिन डिले हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको आप जब ओवर लोकेशन रिजॉल्व कर रहे हैं तो आपका एक अपना थॉट प्रोसेस है, आपको पता है यार कि जो है ना ये काम इस तरह से होना है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को तो नहीं पता। हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ये कर दे कि एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ ख़त्म हो रही थी, और ये यहाँ से स्टार्ट यहाँ ख़त्म हो रही थी, वो कि अच्छा 50-50% कर दो और एक्टिविटी ड्यूरेशन इतना ज़्यादा कर दे और इसका ड्यूरेशन इतना ज़्यादा कर दे। तो ओवरऑल पहले एक्टिविटीज़ पे अगर 5 दिन लग रहे थे, अब ये 20 दिन लग जाए। देन हाउ यू विल फिक्स दिस थिंग अप। इस चीज़ को आप कैसे फिक्स करेंगे? देखिए, आप ओवर एलोकेशन रिजॉल्व करेंगे, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, जब आप लोग ओवर एलोकेशन रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास एक पूरा थॉट प्रोसेस होगा, आपके पास एक कंप्लीट माइंड होगा, आपके पास एक कंप्लीट एक प्लानिंग होगी, एक मैनेजमेंट होगी। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के पास नहीं है। वंस आप ये करेंगे, आपका पूरा प्लान तबाह बर्बाद हो जाएगा। सो नॉर्मली आई डोंट रिकमेंड यूजिंग ऑटोमेटिक लेवलिंग। आप करके देख लें, हो सकता है आपको हेल्प आउट कर जाए, बट नॉर्मली आई डोंट रिकमेंड। और ये करते किस तरह से हैं? परफॉर्म ऑटोमेटिक लेवलिंग में जाके लेवल रिसोर्सेज का एक ऑप्शन है, जब आप ये करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक लेवलिंग हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर मेथड्स। हम लोग एंड पे इस चीज़ को माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में करके देखेंगे कि किस किस तरह से ओवर एलोकेशन फिक्स की जा सकती है। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? समटाइम्स अ फिक्स्ड कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद अ टास्क। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक टास्क के साथ फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएट कर दी जाती है, सच एज द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड टू अकम्प्लिश द टास्क। कोई ऐसा इक्विपमेंट आ जाता है और जॉब बिड ऑन अ फ्लैट रेट, यह जॉब बिड बनी आपने जमा करवानी है। सच कॉस्ट आर फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज दे रिमेन कॉन्स्टेंट इवन इफ द टास्क टेक मोर और लेस टाइम। आपको याद होगा हमने ये कहा था कि अगर ये एक्टिविटी 10 दिन की है, एक रिसोर्स काम करे, अगर 2 काम करेंगे तो ये 5 दिन में हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो क्या होगा कि रिसोर्सेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो जो कॉस्ट है, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्पेंट
बाय रिसोर्स। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जो हमने देखा था, वर्क इज इक्वल टू ड्यूरेशन इनटू यूनिट्स, और इसमें से अगर आप निकालें, अगर आप कॉस्ट निकाल लें तो क्या बनती है? कॉस्ट बेसिकली आपकी इनफैक्ट यूनिट्स है, क्योंकि जितने यूनिट वो लगाता है उतने पैसे लेता है। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर इस तरह से कर लूँ, सॉरी इसमें से आप इसको कॉस्टिंग के साथ लिंक नहीं कर सकते। कॉस्टिंग से लिंक किस तरह से किया जाता है? कॉस्टिंग से लिंक इस तरह से किया जाता है कि देखिए, एक एक्टिविटी 8 आवर्स की है, रिसोर्स पर आवर 100 रुपीज़ देता है, तो कितने पैसे बन जाएंगे? 800। अगर इस एक्टिविटी में 9 आवर्स लग गए तो कितने पैसे बन जाएंगे? 900। अगर 10 आवर्स लग गए तो 1000। सो क्या हो रहा है कि जूं एक्टिविटी पे जो टाइम स्पेंड किया जा रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, उसी तरह से अमाउंट भी इंक्रीज करती जा रही है। सो दिस कॉस्ट इज इन फैक्ट वेरिइंग, ये वेरी कर रही है, कॉस्ट वेरी कर रही है, देयर इज वेरिएशन। बट देयर आर सर्टेन कॉस्ट जो कि फिक्स्ड होती हैं। जिस तरह से आप कहते हैं यार कि बिड मनी जमा करवा देना, अब बिड मनी जो जमा करवानी इसमें, वो तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 10% है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10% जितनी आपने कोट की उसका 10% आपने जमा करवाना ही करवाना है, बेशक 2 दिन लगे या 1 दिन लगे या 4 दिन लगे। सो दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कॉस्ट की बात हुई, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट आप किस तरह से सेट कर सकते हैं? नाउ फिक्स्ड कॉस्ट हर एक एक्टिविटी अगेंस्ट होती है। आप किसी एक्टिविटी अगेंस्ट, सपोज कीजिए कि एक्टिविटी आ गई विजिट टू कराची, इसके आगे कहते हैं बाकी सब ठीक है, इसके आगे मैं TD डालना चाहता हूं 25K का। सो आपने 25,000 रुपीज़ इसके आगे आपने क्या किया? आपने एक फिक्स्ड कॉस्ट डाल दी कि ये तो एयर ट्रैवल लगेगा जो बंदा जाएगा। सो एक्टिविटी तो अलग से परफॉर्म हुई, एक फिक्स्ड कॉस्ट ऐड होगी। और ये फिक्स्ड कॉस्ट आप कैसे ऐड करते हैं स्टूडेंट्स? आपके पास हमने इंसर्ट कॉलम का एक ऑप्शन देखा था, बेशक आप इंसर्ट कॉलम में जाएं और फिक्स्ड कॉस्ट का एक कॉलम इंसर्ट करवा लें, तो हर एक्टिविटी के सामने आपके पास एक सेल मिल जाएगा आपको। आप इसकी फिक्स्ड कॉस्ट डालना चाहते हैं 500, इसकी डालना चाहते हैं 1000, इसकी डालना चाहते हैं 800। जिसकी है उसकी डालें, जिसकी नहीं है उसकी ना डालें। लाजमी नहीं है कि आपने हर एक की फिक्स्ड कॉस्ट डालनी ही डालनी है, लेकिन जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो आप इस कॉलम में डाल सकते हैं। इसी तरह से डिफ़ॉल्ट एक्रूवल आपने फिक्स्ड कॉस्ट की सेट कर दी। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमने ऑप्शंस में जाके एक डिफ़ॉल्ट एक्रूवल सेट कर दी, लेकिन अगर किसी की स्पेसिफिक एक्रूवल इन स्टार्ट या एट एंड होना है तो आप फिक्स्ड कॉस्ट की एक्रूवल का भी एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट की एक्रूवल सेलेक्ट करके इसको आप कह दें स्टार्ट, इसकी पेमेंट स्टार्ट में होनी है, इसकी प्रोरेटेड ठीक हुई है, इसकी एंड पे होनी है। हर एक फिक्स्ड कॉस्ट के अगेंस्ट आप लिख सकते हैं कि इसकी जो कॉस्ट एक्रूवल मेथड है, पेमेंट कब होगी, आप स्टार्ट, एंड या प्रोरेटेड लिख सकते हैं। इस चीज़ को करने का एक और तरीका भी है कि आप या तो ये 2 कॉलम इंसर्ट करवा लें, आप ये और ये 2 इंसर्ट कॉलम, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, व्यू पे जाइए, आपके पास व्यू का ऑप्शन है, व्यू पे जाइए और व्यू पे जाके आप टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करें। व्यू में टेबल के ऑप्शन जब क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास कॉस्ट का एक टेबल शो हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन दिस टेबल, तो आपके पास ये टेबल सामने आ जाएगा। जैसे ही आप कॉस्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये देखिए, अब आपके पास जो कॉलम्स हैं वो पहले हमारे आ रहे थे, पहले हम लोग बैठे हुए थे इस व्यू पे, एंट्री पे। दिस इज डिफॉल्ट व्यू, एंट्री इज अ डिफॉल्ट व्यू, दिस एंट्री इज अ डिफॉल्ट व्यू। और अब हम क्योंकि कॉस्ट व्यू पे आ गए हैं,
अब हमने जो टेबल सेलेक्ट कर लिया है वो कॉस्ट का कर लिया है, तो यहाँ पे कॉलम्स देखिए ऑल टुगेदर चेंज हो गए हैं। इधर मेरे पास कॉलम आ गया फिक्स्ड कॉस्ट का, यहाँ पे मैं फिक्स्ड कॉस्ट लिख सकता हूँ हर एक्टिविटी अगेंस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक्रूवल आ गई, यहाँ पे मैं फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट का मेथड क्या होगा, स्टार्ट पे होगी, प्रोरेटेड होगी, एंड होगी, यहाँ पे लिख सकता हूँ। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, रिसोर्सेज की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो कि रिसोर्सेज की बेस पे कैलकुलेट हो रही है उसे आप वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और आपकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी दैट विल बी सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का सम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे कुछ और कॉलम्स भी हैं, ये कॉलम्स अभी आपको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ये आप लोग आप अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, बट ये आपके सामने अभी हमने रख दिया कि किस तरह से टेबल्स जो हैं वो यूज़ होता है फिक्स्ड कॉस्ट का, और किस तरह से आप फिक्स्ड कॉस्ट सेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग बात है, कैश फ्लो। जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, मैनेजमेंट आपसे डिमांड करती है कि आपके प्रोजेक्ट का कैश फ्लो क्या है, आपके प्रोजेक्ट का कैश फ्लो क्या है, आप अपने प्रोजेक्ट का कैश फ्लो एक्सप्लेन कीजिए या हमें दीजिए। कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कब कब कितने कितने पैसे चाहिए होंगे। आई रिपीट, हाउ मच मनी यू नीड इन एट एवरी वीक, एवरी मंथ और एवरी डे। आपने मैनेजमेंट को जब प्रोजेक्ट पे आते हैं तो आप उन्हें पहले ही बता देते हैं यार कि मुझे फर्स्ट वीक पे इतने पैसे चाहिए होंगे, सेकंड पे इतने चाहिए होंगे, थर्ड पे इतने चाहिए होंगे, फोर्थ पे इतने चाहिए होंगे, आप बताते चले जाते हैं। और ये जो अमाउंट होती है, इस अमाउंट को यूज़ करते हुए क्या करता है आपका जो मैनेजमेंट होती है वो आपके लिए फंड्स का अरेंजमेंट करता है। आपकी जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को देखते हुए आपके लिए फंड्स की अरेंजमेंट करती है कि यार इतनी अमाउंट चाहिए होगी इसको इस टाइम पे। स्टूडेंट्स, एस कर्व जनरेट करवाने के लिए आप लोगों ने प्रोजेक्ट के टैब में जाना है, विजुअल रिपोर्ट्स के ऑप्शन में जाना है और कैश फ्लो का रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप कैश फ्लो का रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे वो आपको एक्सेल शीट में एक रिपोर्ट जनरेट करके दिखा देगा। वो रिपोर्ट कुछ इस तरह से होगी, ये देखिए आपके सामने मैंने ये रिपोर्ट दिखा दी। स्टूडेंट्स, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, याद रखिए, कैश फ्लो एंड एस कर्व। पहले मैं कैश फ्लो की बात कर रहा हूं, ठीक है। कैश फ्लो के लिए आपका जो कॉस्ट है ये आपकी इस जगह पे आ रही होती है, इस कॉलम के अगेंस्ट, ठीक हो गया। सो मैं यहां पे लिख देता हूं कि दिस कॉलम इज फॉर कैश फ्लो, आपका कैश फ्लो, ठीक है। सो आप मुझे पूछते हैं यार कि 13वीं वीक कितने पैसे चाहिए, 13वीं वीक मुझे इसके रेलेवेंट जो अमाउंट आ रही है यहाँ पे इतनी अमाउंट चाहिए, 14th में इतनी चाहिए, 15th में इतनी चाहिए, 16th में इतनी चाहिए। मुझे आप बता सकते हैं कि 20th वीक में कितनी अमाउंट चाहिए, आप बताइए। जी जी, आप येलो शर्ट अच्छी है वैसे आप जी, प्लीज नहीं, आप ये देखिए, आपने इस स्केल से रिलेट करना है। ये देखिए, अगर मैं आपसे 20th वीक का पूछूं तो आप इसको इस तरह से रिलेट करेंगे इस स्केल के साथ, और आप कहेंगे कि ये जो कॉस्ट है जो स्केल में बन रही है, ये कॉस्ट है किसके लिए, वीक 20 के लिए। सो दिस इज हाउ आप, अगर मैं आपसे, अगर देखिए यहाँ पे मुझे एक सडन राइज मिल रहा है, हो सकता है कि मेरी इस वीक में जो एक्टिविटी खत्म हो रही हो वो हो प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी, और प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी का जो कॉस्ट एक्रूवल मेथड हो वो एंड पे हो। सो यहाँ पे आके 19वें वीक में जो प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी खत्म हुई तो सारे के सारे पैसे जाने हैं, तो आपने कहा कि इतनी अमाउंट मुझे इसलिए पड़ रही है इस वीक में। इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको कितनी अमाउंट पड़ रही है, ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ यू चेक कैश फ्लो। कैश फ्लो के लिए
ये दो कॉलम यूज होते हैं आपके, ये वाला और ये वाला. दिस कॉलम इज फॉर कैश फ्लो, okay, and this column is for as also for cash flow. Now एक क्वेश्चन तो ये आ गया यार कि हर वीक में कितने पैसे चाहिए होंगे, प्रोजेक्ट के पहले वीक में कितने चाहिए होंगे, प्रोजेक्ट के दूसरे वीक में कितने चाहिए होंगे, प्रोजेक्ट के तीसरे वीक में कितने चाहिए होंगे, प्रोजेक्ट के 20th वीक में कितने चाहिए होंगे. ये तो एक बात आ गई. दूसरी चीज क्या है स्टूडेंट? दूसरी चीज ये है कि प्रोजेक्ट पे चौथे वीक तक कितने पैसे खर्च हो चुके होंगे, 20वें वीक तक टोटल कितने पैसे खर्च हो चुके होंगे, 28वें वीक तक टोटल कितनी अमाउंट खर्च हो चुकी होगी. दिस इज कॉल्ड कम्युलेटिव. इसे कम्युलेटिव कहते हैं कि सम टोटल कितना खर्चा हो चुका होगा आपने ये बताना होता है. और इसके लिए जो इसका जो कर्व बनता है कम्युलेटिव का, वो नॉर्मली वो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, इसलिए आप इसे एस कर्व कहते हैं. और ये एस कर्व का जो स्केल है वो ये है, एस कर्व का स्केल ये है. और ये देखिए, ये जो चीज़ है ये आपके एस कर्व के लिए यूज़ होगी. ठीक हो गया. सो आपका जो एस कर्व है वो ये वाला स्केल यूज़ कर रहा होगा. और अगर आप मुझसे पूछिए कि 19वें वीक तक टोटल कम्युलेटिव एक्सपेंस कितना हो चुका, तो मैं कहूँगा, मैं इसको यहाँ से इधर रिलेट करूँगा कि मेरा कम्युलेटिव एक्सपेंस इतना हो चुका. अगर आप मुझे कहिए कि मेरा 28वें वीक में या 27वें वीक में कितना हो चुका, तो मैं इसको ऐसे रिलेट करूँगा, ये मेरा कम्युलेटिव एक्सपेंस है. ये जो फिगर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे और जो फिगर आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, इधर छोटे फिगर्स होंगे, इधर बड़े फिगर्स होंगे. ठीक हो गया. इसका मैक्सिमम और उसका मैक्सिमम डिफरेंट होगा. सो आपने देखना है कि एस कर्व को कैसे रीड करना है. एस कर्व आपको कम्युलेटिव दिखाता है कि इस ड्यूरेशन तक कम्युलेटिव कितना एक्सपेंस हो चुका, और कैश फ्लो आपको दिखाता है कि इस वीक में आपको कितने पैसे चाहिए. सो बोथ इंफॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. और स्टूडेंट्स रियलाइज दिस थिंग कि ये एस कर्व नॉर्मली जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अगर आप मैनुअली जनरेट करना चाहें अपने प्रोजेक्ट का, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो ये काम आपके लिए खुद ब खुद कर देता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. द नेक्स्ट टॉपिक इज टेबल्स. स्टूडेंट्स, आपने देखा कि शुरू में हमने देखा था एक टास्क एंट्री का टेबल, टास्क का टेबल. एक तरफ गैंट चार्ट आ रहा था, एक तरफ इस तरह से टास्क का टेबल आ रहा था. ये टेबल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये कॉस्ट का भी हो सकता है. जब कॉस्ट का टेबल करेंगे तो वो कॉस्ट की रेलेवेंस से कॉलम दिखाएगा. जब टास्क का टेबल करेंगे तो वो टास्क की रेलेवेंस से कॉलम दिखाएगा. जब हम लोग इसको टास्क, कॉस्ट, जब हम इसको ट्रैकिंग के हिसाब से करेंगे तो फिर ट्रैकिंग के रेलेवेंट कॉलम दिखाएगा. सो बेसिकली आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो आपको जो एक टेबल मिल रहा है, इस टेबल में किस तरह के कॉलम शो हों. इस टेबल में किस तरह के कॉलम देखना चाहते हैं. तो आप ये देखिए कि जैसे अभी हमने देखा था कि आपने यहाँ पे जैसे ही आप व्यू के टैब में गए और व्यू के टैब में जाके आपने टेबल को क्लिक किया तो आपके पास ये तमाम ऑप्शंस थे टेबल्स के. ये तमाम ऑप्शंस ओपन हो गए. इन तमाम ऑप्शंस में स्टूडेंट्स देखिए, कॉस्ट का टेबल है, एंट्री का, हाइपरलिंक का, स्केड्यूल का, ट्रैकिंग का, वेरिएंस का, वर्क का, समरी का और यूजेज का. बहुत सारे ऐसे टेबल जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन. जो आपको कॉलम ज़रूरत पड़ सकते हैं, उसके लिए जो मेजर टेबल्स हैं वो उसने आपके लिए क्रिएट कर दिए हुए हैं. माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने आपको अलाउ कर दिया है. मैं आपको ये एक्सरसाइज देता हूँ कि आपने ये तमाम के तमाम टेबल क्लिक करके एक दफ़ा चेक करना है. डिफ़ॉल्ट टेबल कौन सा है आपका? एंट्री है, जो नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग. ठीक है. लेकिन आपने ये तमाम टेबल्स को
क्लिक कर करके चेक करना है कि हर टेबल में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास एक और चीज़ है। अगर इन सब टेबल में से आपका मकसद हल नहीं हो रहा और आपको वो कॉलम देना जो आप जिस तक आप व्यू चाहते हैं वो नज़र नहीं आ रहा, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने मोर टेबल्स का ऑप्शन भी दे दिया है। और जैसे ही आप मोर टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में अगर आप देखिए तो किस तरह का टेबल, टास्क टाइप का टेबल और रिसोर्स टाइप का टेबल, पहले तो ये बताएं। जैसे ही आप जिस तरह का बताएंगे फिर उसकी बहुत सारी ऑप्शंस यहां अवेलेबल हैं कि ये वो तमाम तरह के टेबल अवेलेबल हैं। इसमें बहुत सारे टेबल होंगे, आप देख लें कि किस किस तरह के टेबल अवेलेबल है। आपको जैसा टेबल आपको चाहिए आपको मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी से, बड़ी स्मार्ट वे से अपने यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा वो अवेलेबल कर दिया है। यहाँ पे आप जिस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आप अप्लाई को क्लिक करेंगे, वो टेबल आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा, वो टेबल आपके सामने व्यू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इन केस आप कहते हैं यार कि मुझे आपको आपकी मर्जी का टेबल यहाँ पे भी नहीं मिला और आपको मर्जी का टेबल यहाँ पे भी नहीं मिला, आप अफलातून हैं, आप कहते हैं यार कि नहीं, जैसा टेबल मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ वो टेबल यहाँ तो मौजूद ही नहीं है, वो टेबल तो यहाँ है ही नहीं, तो आप अपनी मर्जी का टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। और वो टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप न्यू को क्लिक करते हैं कि भाई मुझे नया टेबल बनाना है, नहीं पसंद मुझे तुम्हारे टेबल्स, आई डोंट लाइक योर टेबल्स, सो आई वॉन्ट टू क्रिएट न्यू वन। यू क्लिक द न्यू एंड इट विल शो यू विद दिस डायलॉग बॉक्स। आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप जो मर्जी टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। किस तरह से, ज़रा इस डायलॉग बॉक्स को देख लीजिए कि नेम, सबसे पहले आप यहाँ पे अपने टेबल का नाम लिख लीजिए, माय टेबल। उसके बाद आप उसको बता दीजिए यहाँ पे चेक करके कि यार आया ये टेबल आप मेन्यू में शो करना चाहते हैं। मेन्यू कौन सा था, जहाँ पे आपने कॉस्ट किया, एंट्री देखा, हाइपरलिंक देखा, ट्रैकिंग देखा, वहाँ पे क्या आपका टेबल भी शो हो। आप कहते हैं हाँ हाँ मेरा अपना टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है, आई एम क्रिएटिंग इट, दिस इज द परफेक्ट टेबल, सो इट मस्ट बी शोन देयर। So what you will do, you will create a table, write the name over here and check this checkbox in the options. So as you check this, you have got this below area. You can insert a row. अब ये जो टेबल है, इस टेबल में आप देखिए, आप कहते हैं यार कि मुझे पहला जो कॉलम नज़र आए वो कॉलम क्या हो, उसमें मुझे एक्चुअल कॉस्ट शो हो रही हो। ठीक हो गया। उसकी जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड पे हो, उसका जो विड्थ है वो 10 हो, टाइटल उसका ये होना चाहिए, टाइटल अपनी मर्जी का रख सकते हैं, टाइटल की अलाइनमेंट ये होनी चाहिए, और हेडर की रैपिंग ये होनी चाहिए। हेडर रैपिंग का मतलब क्या होता है, रैप का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो कॉलम इतने साइज का है और आपने लिखना शुरू किया यहाँ से और कॉलम खत्म हो गया तो दूसरी लाइन में आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रैपिंग। टेक्स्ट रैप हो जाए, कोई टेक्स्ट ज़ाया ना हो, पूरा पूरा टेक्स्ट नज़र आ जाए आपके। अच्छा, ये पहला एक्चुअल कॉस्ट नज़र आए। दूसरा मुझे नज़र आए टास्क नेम, यहाँ पे टास्क नेम सेलेक्ट कर लें। तीसरा मुझे नज़र आए स्टार्ट डेट। चौथा मुझे नज़र आए रिसोर्सेज। देखिए आप अपनी मर्जी का टेबल बना रहे हैं, ये कॉलम्स हैं, these all are columns for your new table। आपका जो नया टेबल है उसके कॉलम्स आप यहाँ पे बेसिकली कर रहे हैं, बता रहे हैं उसको, और हर कॉलम की फॉर्मेटिंग आपको वो अलाउ कर रहा है। ठीक हो गया। पहला कॉलम लॉक करना है, आप लॉक कर सकते हैं यार कि पहला कॉलम लॉक कर दो, जिस तरह फ्रीज पेन्स होता है उस तरह का ऑप्शन है। और फिर कहते हैं ऑटो एडजस्ट हेडर एंड रो हाइट, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करवा सकते हैं आप। वंस आपने अपनी मर्जी का आपका मास्टर टेबल, आपका ब्यूटीफुल टेबल क्रिएट कर लिया तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ओके क्लिक कर दें।
स्टूडेंट जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे आपका टेबल मेन्यू में नजर आना शुरू हो जाएगा और ये टेबल व्यू होना शुरू हो जाएगा। अब आप अपनी मर्जी से आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट थिंग इज ग्रुपिंग। आपकी देखिए यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज आ रही हैं, ठीक है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे नजर आ रही हैं। इन एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करना चाहते हैं आप ग्रुपिंग किस तरह से कर सकते हैं? ये देखिए, ये आपको कहता है एक्टिव वर्सेस इनएक्टिव, ऑटो स्केड्यूल वर्सेस मैनुअल स्केड्यूल, कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट। दो ग्रुप बना दें, ऊपर कंप्लीट सारी दिखा दें, नीचे इनकम्प्लीट दिखा दें। कंस्ट्रेंट टाइप्स, मस्ट स्टार्ट ऑन वाली एक जगह शो हो जाए, मस्ट फिनिश ऑन वाली एक जगह शो हो जाए, ठीक है। क्रिटिकल, ऊपर क्रिटिकल शो हो जाए, नीचे नॉन क्रिटिकल शो हो जाए। ड्यूरेशन वाइज, जिनका ड्यूरेशन 5 दिन है वो एक जगह शो हो जाए, जिनका 6 दिन है वो एक जगह शो हो जाए, जिनका 7 दिन एक जगह, 2 हफ्ते एक जगह। ड्यूरेशन वाइज ग्रुपिंग कर दें एक्टिविटीज की। ड्यूरेशन देन प्रायोरिटी, पहले देखें ड्यूरेशन और फिर उनमें भी ग्रुपिंग करेंगे जिसकी प्रायोरिटी ऊपर है। माइलस्टोन के हिसाब से कर लें यार, कि बॉस आपसे कह ले यार कि मुझे 10 माइलस्टोन है, हर माइलस्टोन में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं दिखा दें। आप कहते हैं यार कि ठीक है, माइलस्टोन आप सेलेक्ट करते हैं, आप कहते हैं माइलस्टोन की मुझे दिखा दें। ग्रुपिंग माइलस्टोन वाइज कर लें, प्रायोरिटी वाइज कर लें, हर एक की प्रायोरिटी कितनी है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। एंड देन डिफरेंट रिसोर्स वाइज कर लें, स्टेटस वाइज कर लें। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जैसे चाहें ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे चाहें आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। और ग्रुपिंग आपको इजी क्लासिफिकेशन, इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आती है, एक्टिविटीज की प्रेजेंटेशन के लिए काम आ सकती है, ठीक है। सो ये एक तरीका है। फिर वही बात, एरिस्टोटल साहब आ गए। एरिस्टोटल साहब ने कहा नहीं जी, मेरी तो जिस तरह ग्रुपिंग मैं चाहता हूं वो तो ग्रुपिंग इसमें अवेलेबल ही नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट तो फेल हो गया। नो, Microsoft project is a Microsoft application. It won't fail. So what you will do, you can create new group. You can create your own groups. आप अपनी मर्जी की ग्रुपिंग भी बना सकते हैं। आप कहते हैं यार कि मुझे ये वाली ग्रुपिंग नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी की ग्रुपिंग बनाना चाहता हूं। ये जो तमाम ग्रुपिंग्स आपने देखी, ये ग्रुपिंग्स मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी की ग्रुपिंग क्रिएट करना चाहता हूं। तो आप क्या करते हैं, आप मोर ग्रुप्स में जब जाते हैं तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स शो हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में अगर आप देखिए तो सबसे ऊपर आप कह रहे हैं कि अपने ग्रुप का नाम रख लें, बिल्कुल उसी तरह ही माय ग्रुप, माय स्पेशल ग्रुप आपने यहां नाम रखा। और इसको चेक करना उसी तरह ही कि मेन्यू में ये ऑप्शन नजर आ जाए आपको, क्योंकि आपको पता है कि आप ये ग्रुप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दिस ग्रुप इज मोस्टली यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट्स। तो आप कहते हैं ठीक है यार, इसको ये मुझे मेन्यू में शो कर दो ताकि मैं बड़ी आसानी से फौरन अप्लाई कर लिया करूं। वो कहता है ग्रुप बाय, हाँ जी, आप कहते हैं ठीक है रिसोर्स वाइज ग्रुप कर दें। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं, इस जगह पे आप लिख देते हैं रिसोर्सेज, रिसोर्स वाइज ग्रुप कर दो। वसीम की एक्टिविटीज आ जाएंगी, फिर वसीम एक्टिविटीज के बाद आप कहते हैं यार अली की एक्टिविटीज आ जाएंगी, फिर आप कहते हैं यार तैयबा की एक्टिविटीज आ जाएंगी। इस तरह से एक्टिविटीज जो है वो ग्रुपिंग उनकी होती रहेगी। देन क्या हुआ, आप कहते हैं यार कि अब क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है, कहते हैं देन ग्रुप बाय, इसके हिसाब से ग्रुपिंग करूं, फिर उसके अंदर फर्दर ग्रुपिंग किस तरह से करूं। आप कहते हैं देन आप उसके बाद माइलस्टोन के हिसाब से ग्रुपिंग करें, कि मुझे दिखाए कि वसीम का पहला माइलस्टोन उसकी एक्टिविटीज ये हैं, वसीम का दूसरा माइलस्टोन उसकी एक्टिविटीज ये हैं, वसीम का तीसरा माइलस्टोन उसकी एक्टिविटीज ये हैं। मेरा पॉइंट आप गेट कर रहे हैं। ग्रुपिंग इस तरह से हो जाए कि वसीम उसका पहला माइलस्टोन उसकी तमाम की तमाम एक्टिविटीज, वसीम का दूसरा माइलस्टोन उसकी तमाम एक्टिविटीज, वसीम का तीसरा माइलस्टोन उसकी तमाम एक्टिविटीज, देन अली का पहला माइलस्टोन उसकी तमाम एक्टिविटीज, अली का दूसरा माइलस्टोन उसकी तमाम एक्टिविटीज। तो ये देन बाय आ रहा है वो आ रहा है माइलस्टोन। माइलस्टोन कहां पे आएगा, माइलस्टोन यहां पे आ जाएगा। माइलस्टोन आ गया। अब माइलस्टोन यहां पे आने के बाद आप कहते हैं देन अगेन ग्रुप बाय, प्रायोरिटी वाइज।
देखो ऐसे दिखाएगा वसीम की एक्टिविटीज़ पहले माइलस्टोन की टॉप प्रायोरिटी ये, उसके बाद प्रायोरिटी ये, उसके बाद प्रायोरिटी ये। सो जितने लेवल की चाहें फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ स्क्रॉल है, हम स्क्रॉल बार है, आप जितने लेवल तक जाएं आप जा सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी विच माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इज गिविंग यू फॉर दिस ऑप्शन, फॉर इन फैक्ट फॉर एवरी ऑप्शन इसके पास हल होते हैं। देन वो कह रहा है कि ये ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप नज़र कैसा आना चाहिए। आप कहते हैं यार इसका जो फॉन्ट है वो ये हो, इसका बैकग्राउंड जो है वो ये हो, और इसका पैटर्न ये हो। ग्रुपिंग प्रोमिनेंट होनी चाहिए, नेम वाइज ब्लू में हो जाए, माइलस्टोन वाइज ग्रीन में हो जाए। आप बता सकते हैं यार आप किस तरह से उसकी ग्रुपिंग करना चाहते हैं, ठीक है। एंड देन वो आपसे जो है आपको अप्लाई कर सकते हैं। वंस ये चीज़ डन यू कैन अप्लाई इट, तो आपकी ग्रुपिंग जो है वो शो हो जाएगी, आपकी ग्रुपिंग आपके मेन्यू में आ जाएगी। नाउ यू कैन अप्लाई दिस। स्टूडेंट्स, आर यू लुकिंग एट द फ्लेक्सिबिलिटी विच माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इज गिविंग यू? This is beauty of Microsoft applications. Now next thing is sorting. Sorting क्या है? Sorting क्या होता है? Sorting ये होता है कि अगर मैं मेरा इस तरह से लिखा हुआ हो A H Z U V और इसको सॉर्ट करना चाहूँ मैं, तो मैं इसको ऐसे करूँगा, ए करूँगा, देन एच, देन यू, वी और जी। नाउ दिस इज सॉर्टेड। तरतीब में सॉर्टिंग मतलब तरतीब, बा तरतीब कर लें, बा तरतीब कर लें। सो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास वर्ड्स हैं 1 4 3 7 5, इसकी सॉर्टिंग करूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं 1 3 4 5 7, और मैं ऐसे भी कर सकता हूं 7 5 4 3 1। इसको आप कहते हैं ये इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों सॉर्टिंग्स में? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ दिस इज असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग, ठीक है। इसको आप कहते हैं कि ये असेंडिंग है एंड दिस इज डिसेंडिंग, बड़े से छोटे की तरफ और छोटे से बड़े की तरफ। असेंडिंग और डिसेंडिंग इस तरह से वेरी करता है एक दूसरे के साथ। सो पहली चीज कि तरतीब करनी है तो सॉर्टिंग यूज करना है, और उसके बाद असेंडिंग करनी है या डिसेंडिंग करनी है। सो सॉर्टिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको क्या अलाउ करता है? स्टूडेंट, सॉर्टिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको व्यू के ऑप्शन में एक A to Z सॉर्टिंग का आपको दे रहा है ऑप्शन, और इसमें आपको कह रहा है सॉर्ट बाय डेट, तरतीब कर दें तारीख के हिसाब से। स्टार्ट डेट जो उनकी शुरू की तारीख है उसके हिसाब से तरतीब कर दें, फिनिश डेट के हिसाब से तरतीब कर दें, प्रायोरिटी के हिसाब से कर दें, कॉस्ट के हिसाब से कर दें कि यार ये कॉस्ट है, इस कॉस्ट के हिसाब से ये तरतीब भर की, आईडी के साथ तरतीब कर दें। जिस तरह से आप एक्टिविटीज की तरतीब करना चाहते हैं, जिस तरह से उनकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं, जिस तरह से उनका ऑर्डर सेट करना चाहते हैं, आप उस तरीके से कर सकते हैं। जिस चीज़ पे बेस्ड करके करना चाहते हैं आप उस चीज़ पे बेस करके कर सकते हैं। सो दिस थिंग डन, आफ्टर दिस क्या होगा, जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप कहें यार कि मैं तो अफलातून हूँ, मुझे तो ये वाली सॉर्टिंग चाहिए नहीं है, मुझे तो ये जो जितना जीनियस मैं हूँ उतनी तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने दी नहीं है, किसी और तरह की सॉर्टिंग चाहिए मुझे। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने आपको सॉर्ट बाय का एक ऑप्शन दे दिया कि सॉर्ट बाय इस तरह करो यार, और इस तरह करने में जैसे ही आप करेंगे तो आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा कि यार इसके हिसाब से सॉर्टिंग करो, कि यार इस तरह से सॉर्टिंग करो, दिस इज हाउ आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी सॉर्टेड। और उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप वो पहले कहता है कि सबसे पहली सॉर्टिंग करो आईडी के हिसाब से, तरतीब करो आईडी के हिसाब से। चलो जी, पहले आपने यहाँ सेलेक्ट कर ली, फिर देन बाय
देन तरतीब के अंदर अगर दो चीज़ें तरतीब में ऊपर नीचे आ रही हैं, ठीक है, सपोज दोनों का नंबर 2 आ गया या दोनों ऐसे शुरू हो गए, फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट सॉर्ट करो, रिसोर्स के हिसाब से कर लो या डेट के हिसाब से कर लो या प्रायोरिटी के हिसाब से कर लो, देन इसके हिसाब से कर लो। सो आपको फिर इसमें भी हर एक में कि ये असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से करना है। ये देखिए किसको किस तरह से सॉर्ट करना है, किस फैक्टर की बेस पे सॉर्ट करना है, असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, आपकी मर्जी है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने आपको अलाउ कर दिया है कि आप अपनी मर्जी की सॉर्टिंग बना सकें, आप अपनी मर्जी से चीज़ों को सॉर्ट कर सकें। और जैसे ही आप इसको सॉर्ट करके चुकते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है सॉर्ट का, यू क्लिक इट। जैसे ही आप सॉर्ट क्लिक करते हैं तो आपके पास वो चीज़ों को सॉर्ट कर देता है आपके लिए। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टेबल्स ऐड करना देख लिया, हम लोगों ने सॉर्टिंग देख लिया, हम लोगों ने ग्रुपिंग देख लिया। नाउ आ गया फिल्टर। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हाउ ग्रुपिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द फिल्टरिंग? फिल्टरिंग से ग्रुपिंग किस तरह डिफरेंट है? क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं? ग्रुपिंग में एक तरह की एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया जाता है और डिफरेंट ग्रुप बना देते हैं, जबकि फिल्टरिंग में जिस तरह की एक्टिविटीज आप चाहते हैं सिर्फ वो नजर आएंगी, बाकी नजर नहीं आएंगी। ग्रुपिंग में तमाम की तमाम एक्टिविटीज नजर जरूर आती हैं लेकिन अपने अपने ग्रुप में। फिल्टरिंग में सिर्फ आप वो एक्टिविटीज जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं सिर्फ वो नजर आएंगी, बाकी तमाम एक्टिविटीज नजर नहीं आएंगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये पॉइंट समझ आ गया होगा। फिल्टरिंग किस तरह करते हैं स्टूडेंट्स? फिल्टरिंग के लिए हमारे पास जब हम व्यू में जाते हैं, व्यू में हमारे पास ऑप्शन है फिल्टर का। व्यू में फिल्टर का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में अगर आप देखिए तो इस ऑप्शन में ये फिल्टर दिए हुए हैं कि आप मुझे सारे एक्टिव टास्क दिखा दो। ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव टास्क दिखाएगा, कंप्लीटेड टास्क दिखा दो। सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड टास्क दिखाएगा, बाकी सारे टास्क छुपा देगा। क्रिटिकल टास्क दिखा दो, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल टास्क दिखाएगा, बाकी टास्क छुपा देगा। डेट रेंज, इस रेंज से इस रेंज तक के टास्क दिखा दो, बाकी तमाम टास्क छुपा दो। इनकम्प्लीटेड टास्क, सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट टास्क दिखा दो, बाकी सारे टास्क छुपा दो। एंड सिमिलरली लेट टास्क का ऑप्शन है आपके पास, माइलस्टोन्स, समरी टास्क, टास्क रेंज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन तमाम पैरामीटर्स पे बेस्ड आप फिल्टरिंग कर सकते हैं अपने टास्क की इन योर टास्क टेबल। आप कहते हैं नहीं यार, मुझे तो कोई अनोखी तरह की फिल्टरिंग चाहिए जो कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड नहीं की हुई। मैं कोई डिफरेंट तरह की फिल्टरिंग करना चाहता हूँ, मैं अपने टास्क को डिफरेंट तरह से फिल्टर आउट करके देखना चाहता हूँ और वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। व्हाट यू विल डू, आपके पास मोर फिल्टर्स का ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने आपको मोर फिल्टर्स का ऑप्शन दे दिया है और मोर फिल्टर के ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सबसे पहले फिल्टर का नाम, माय फिल्टर, और यहाँ पे आप चेक कर देंगे तो ये मेन्यू में शो हो जाएगा ताकि आप फ्यूचर में आसानी इस फिल्टर को एक्सेस कर सकें। एंड देन आप कह रहे हैं यार कि मुझे एक्चुअल स्टार्ट के हिसाब से फिल्टरिंग करके दिखाओ, और टेस्ट क्या है, इज ग्रेटर देन, फिल्टर खुद बना रहे हैं आप कह रहे हैं कि मुझे वो एक्टिविटीज दिखाओ जिनका एक्चुअल स्टार्ट इज ग्रेटर देन बेसलाइन स्टार्ट, जिनका एक्चुअल स्टार्ट इज ग्रेटर देन बेसलाइन स्टार्ट। मतलब कि जो जब स्टार्ट होनी चाहिए थी उससे पहले स्टार्ट हो गई। आप बोनस देना चाहते हैं उन लोगों को कि जो एक्टिविटीज़ पहले स्टार्ट होगी अपने वक्त से भी,
कहते हैं यार इनको बोनस दे मिलना चाहिए, आप कोई वो फ़िल्टर चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी का फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह के आप मल्टीपल फ़िल्टर क्रिएट करते जाएं और उन फ़िल्टर्स को यूज़ करें जब जब ज़रूरत पड़ेगी। ये करने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग सेव प्रेस कर देंगे और आपका फ़िल्टर सेव हो जाएगा। असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, या इससे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर पे देख लेते हैं जो चीज़ें हमने की वो चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, थोड़ा सा ज़रा उसको हम लोग एक टच कर लेते हैं। मैं नॉर्मल गैंट चार्ट व्यू पे आ गया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास गैंट चार्ट व्यू है नॉर्मल। इस गैंट चार्ट व्यू में देखिए हमने ओवर एलोकेशन सबसे पहले रिजॉल्व करके देख लेते हैं। एक तरीका हमने ये कहा था कि हम इन दोनों एक्टिविटीज़ को हम ये रिसोर्स चेंज कर दें। सो अगर मैं रिसोर्स चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, ये देखिए मैं इस टास्क पे आता हूँ और इसका रिसोर्स मैं आर्किटेक्ट के बजाय आसिफ कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से मेरा ख़त्म हो गया रिसोर्स एलोकेशन, ओवर एलोकेशन ख़त्म हो गया मेरे पास। मैं इसको कंट्रोल Z करके दूसरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स के। मैं कहता हूँ कि इस पे ये रिसोर्स भी 50% काम करेगा और ये रिसोर्स भी 50% काम करेगा। मेरी ओवर एलोकेशन ख़त्म हो गई देखिए आप। सो मैं इसको भी कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये हो गया कि 11 का जो मैं प्रीडिसेसर है वो 7 सेट कर देता हूँ, रिलेशनशिप चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे इसका रिलेशनशिप 7 कर लेता हूँ, फाउंडेशन वर्क। ओके, ओवर एलोकेशन रिजॉल्व होगी मेरे पास। सो स्टूडेंट 3 डिफरेंट तरीके हैं मेरे पास कि मैं ओवर एलोकेशन रिजॉल्व कर सकूँ। मैं रिलेशनशिप चेंज कर दूँ, मैं रिसोर्स की परसेंटेज चेंज कर लूँ, या मैं रिसोर्स चेंज कर लूँ। स्टूडेंट्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोगों ने बात की सॉर्टिंग की। ये देखिए व्यू में आके मेरे पास सॉर्ट का ऑप्शन है, ये तमाम ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं। अगर मैं कोई नई चीज़ पर नया सॉर्ट क्रिएट करना चाहूँ तो मैं क्लिक करके यहाँ पे नया सॉर्ट क्रिएट कर सकता हूँ एज एक्सप्लेन्ड इन द लेक्चर। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मैं कोई नया टेबल क्रिएट करना चाहूँ, ये सारे टेबल मेरे पास मौजूद हैं। अगर मैं देखिए कॉस्ट टेबल देखूँ तो मेरे कॉलम चेंज हो गए, अगर मैं स्केड्यूल टेबल देखूँ तो कॉलम चेंज हो गए, अगर मैं वर्क टेबल देखूँ तो कॉलम चेंज हो गए। सिमिलरली मेरा डिफ़ॉल्ट एंट्री पे आया और मैं अपनी मर्ज़ी का अगर टेबल क्रिएट करना चाहूँ तो मैं मोर टेबल में आ जाता हूँ। ये मज़ीद टेबल्स अवेलेबल है मेरे पास, रिसोर्स के अलावा और टास्क के अलावा। अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे नया टेबल क्रिएट करना चाहूँ तो न्यू में मेरे पास एक और ऑप्शन शो हो जाता है, यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। और ये सब कुछ अभी आपको एक्सप्लेन किया गया। सिमिलरली अगर हम फ़िल्टर की बात करें तो हम यहाँ पे फ़िल्टर्स, ये देखिए इतने फ़िल्टर अवेलेबल है मेरे पास जो कि सारे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किए। इन फ़िल्टर्स को मैं अगर इसके अलावा न्यू फ़िल्टर क्रिएट करना चाहूँ तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो कि अभी आपको एक्सप्लेन किया गया। इसको यूज़ करते हुए आप नया फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सिमिलरली अगर आप देखिए तो आपके पास ये तमाम ऑप्शंस जो भी हमने डिस्कस किए, ग्रुपिंग का ऑप्शन हमने डिस्कस नहीं किया। ये देखिए ये तमाम ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जिस हिसाब से ग्रुपिंग हुई है। अगर आप न्यू ग्रुपिंग क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ से जाके नई ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन तमाम चीज़ों को, ये बड़ी आसान चीज़ें हैं, इनको प्रैक्टिस करके देखिए और देखिए क्या इम्पैक्ट आता है। आपको इसका अंदाज़ा तभी अच्छा होगा जब आप ये चीज़ करके देखेंगे। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है दैट इज़ असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन। हम लोग असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि टास्क के ऊपर असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे देखी जा सकती है। सबसे पहले आपने टास्क यूजेज व्यू पे जाना है। ये 2007 का व्यू इस तरह से है, 2013 में दिखाता हूँ किस तरह से होता है आपको। आप टास्क यूजेज व्यू में जाएंगे और टास्क यूजेज में आपको ये दिखा रहा होगा कि हर टास्क पे जो जो लोग काम कर रहे हैं, हर टास्क पे जो जो लोग काम कर रहे हैं, इसमें से किसी एक रिसोर्स पे अगर आप राइट क्लिक करें, किसी रिसोर्स पे राइट क्लिक करें तो आपको उस रिसोर्स की असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन
जैसे ही आप देखेंगे तो आपके पास ये फील्ड्स शो हो जाएंगी कि ये रिसोर्स क्या है, कितने घंटे काम कर रहा है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है वर्क कंटूर कि फ्लैट है या क्या है। इस पे हम लोग बात करते हैं अभी कि वर्क कंटूर्स क्या हो सकता है, कितने यूनिट्स पे काम कर रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी बन रही है, डिसेबल्ड फील्ड है, कैलकुलेटेड फील्ड है, स्टार्ट और फिनिश डेट्स दिखा रहा है आपको यहाँ पे कि स्टार्ट और फिनिश डेट क्या है। आप तमाम की तमाम रिसोर्स असाइनमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं। वर्क कंटूर टाइप्स देख लेते हैं। वर्क कंटूर क्या होता है कि नॉर्मली ही आपका बाय डिफ़ॉल्ट वर्क कंटूर इज़ फ्लैट, और फ्लैट का मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए ये टाइम स्केल है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आपका ये रिसोर्स हर रोज़ फ्लैट रेट पे काम कर रहा है। ये देखिए थर्सडे पे फ्लैट रेट पे काम कर रहा है, रोज़ाना इतने ही घंटे कर रहा है, इधर भी 8 घंटे काम कर रहा है, इधर भी 8 घंटे काम कर रहा है, इधर भी 8 घंटे काम कर रहा है। सो रोज़ाना 8 घंटे काम कर रहा है। तो आप कहते हैं कि मेरे इस रिसोर्स का इस एक्टिविटी पे जो वर्क कंटूर है वो फ्लैट है, फ्लैट। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कंटूर्स अवेलेबल हैं। अगर आपने बैक लोडेड सेलेक्ट किया तो आपका रिसोर्स यहां पे 2 घंटे काम करेगा, जिस तरह यहां पे दिखाया हुआ उसने, पहले 2 घंटे काम करेगा, फिर 3 घंटे काम करेगा, फिर 4 घंटे, और हर रोज उसकी एफर्ट बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से फ्रंट लोडेड में वो पहले ज्यादा काम कर रहा होगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। इसी तरह से डबल पीक में शुरू में थोड़ा सा कम काम करेगा, फिर बीच में आप उसे प्रेशर देंगे, फिर कम काम, फिर प्रेशर, इस तरह से वो डबल पीक्स क्रिएट कर देगा। एंड सिमिलरली अर्ली पीक, लेट पीक, बेल, टर्टल। ये देखिए टर्टल में क्या होगा कि शुरू में कम काम करेगा, बीच में ज्यादा, और देन एंड पे कम। और ये वर्क कंटूर्स जो है आप सेट कहाँ पे करते हैं, आप रिसोर्स असाइनमेंट में जब आते हैं तो यहाँ पे ये जो जगह है फ्लैट की, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कंटूर सेलेक्ट कर लेते हैं। जो कंटूर आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये चीज़ थोड़ी सी जरा करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से, कहाँ किस जगह पे जाके ये ऑप्शन आपने चेंज करना है। लेट्स कम टू आवर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है। स्टूडेंट्स मैं टास्क यूजेज व्यू में आ गया। टास्क यूजेज व्यू में देखिए मेरे पास हर एक टास्क के अगेंस्ट रिसोर्सेज जिस तरह से स्पेंड हो रहे हैं उनका मुझे कंप्लीट यहाँ पे नज़र आ रहा है कि क्या 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 उनका स्टेटस है। मैं किसी एक पे जब डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए राइट क्लिक करके असाइनमेंट इंफॉर्मेशन देखता हूँ इसकी, तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स जिसको डिस्कस कर रहे थे वो ओपन हो जाता है। मुझे पता चल रहा है कि मेरा ये रिसोर्स इस टास्क पे इतनी कॉस्ट कर रहा है। ठीक हो गया, कमिटेड रिसोर्स है। आप कह रहे हैं यार कि ये इसका एक्टिविटी नाम है, टोटल 40 घंटे काम कर रहा है, और वर्क कंटूर ये है। ये देखिए आप कहते हैं यार कि ये बैकलोडेड है, तो वो उस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा कि शुरू में कम घंटे काम करवाएगा, एंड पे ज़्यादा। आप कहते हैं फ्रंट लोडेड है तो पहले ज़्यादा करवाएगा, एंड पे कम काम करवाएगा। अगर आप कहते हैं बेल शेप्ड तो दरमियान स्टार्ट में कम करवाएगा, देन मिड में ज़्यादा करवाएगा, देन एंड पे कम करवाएगा। एंड सिमिलरली जो है आप अपनी मर्जी का कंटूर सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ये आज के लेक्चर में जो चीज़ें इंक्लूडेड थी हमने अभी देखी। थोड़ा सा इसका रीकैप ले लेते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने आज देखी और पढ़ी। हम लोगों ने रिसोर्स लेवल करने का तरीका देखा और 3 मेथड्स हमने देखे कि हम लोग किस तरीके से रिलेशनशिप चेंज करके, परसेंटेज चेंज करके और रिसोर्स चेंज करके रिसोर्स ओवर एलोकेशन फिक्स कर सकते हैं। याद रखिए कि आपका प्लान कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप रिसोर्स ओवर एलोकेशन फिक्स नहीं कर देते। अगर एक बंदा भी ओवर एलोकेटेड है तो आपका प्लान कंप्लीट नहीं है। सो यू हैव टू रिजॉल्व ऑल ओवर एलोकेशंस इन योर प्रोजेक्ट प्लान। उसके बाद स्टूडेंट्स जो चीज़ हमने देखी दैट वाज कि आप अपनी मर्जी का टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी का टेबल क्रिएट करने का तरीका हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आप अपनी मर्जी का टेबल क्रिएट करेंगे, आपके पास अवेलेबल टेबल्स कौन से हैं और आप नया कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
देन हम लोगों ने देखा ग्रुपिंग का कि अवेलेबल ग्रुपिंग के ऑप्शंस क्या हैं और नई ग्रुपिंग अगर आप करना चाहें तो वो कैसे की जा सकती है। आफ्टर दैट हमने सॉर्टिंग देखा कि अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं, किस किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं आप, और अगर आप नया सॉर्टिंग क्रिएट करना चाहें तो आप कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, फिल्टर्स देखे हम लोगों ने कि हमारे पास अवेलेबल कौन कौन से फिल्टर्स हैं, उनको कैसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है, और वो फिल्टर्स जो हैं उनके अलावा कौन कौन से फिल्टर्स आप नए क्रिएट कर सकते हैं, और व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू फिल्टर्स। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जो चीज़ हमने देखी, ये चीज़ करने के बाद वो ये थी कि हम लोग किस तरह से एक वर्क कंटूर्स क्या होते हैं और वर्क कंटूर्स की असाइनमेंट कैसे की जा सकती है, किसी एक टास्क पे रिसोर्स कितना कॉस्ट कर रहा है वो कैसे देखा जा सकता है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमने असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन से जाके देखी इन आवर टास्क यूजेज व्यू। स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल विद मी फॉर टुडेज लेक्चर. I hope that all these lectures are informative for you, and I wish and I understand and I assume कि आप ये सारी प्रैक्टिस है ये इसके बाद आप करेंगे और सब चीज़ें करके देखेंगे, बिकॉज अगर आप करके नहीं देखेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इन तमाम बातों के साथ आज के लेक्चर से इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।